माय डियर प्यारे बच्चों, पिछली बार आपने मेरे साथ कार्बो अनायंस के बारे में तसल्ली से पढ़ने की करी थी कोशिश, ठीक। और उम्मीद है वो कोशिश सक्सेसफुल भी हुई होगी। और अब हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा। आज हम बाकी इंटरमीडिएट्स को पहले खत्म करेंगे एंड देन वी स्टार्ट विद दैट ऑफ रिएक्शन अटैकिंग रिएजेंट्स। तो आज हम कोशिश करते हैं इसको निपटाने की। देखो बेटा, अगला हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स। देखो बेटा, फ्री रेडिकल ना केवल रिएक्शन इंटरमीडिएट है बल्कि अटैकिंग रिएजेंट भी है, ठीक। इट इज नॉट ओनली रिएक्शन इंटरमीडिएट बट इज आल्सो अटैकिंग रिएजेंट। अब फ्री रेडिकल क्या होता है बेटा? देखो बेटा, फ्री रेडिकल की जहां तक बात करें तो फ्री रेडिकल जो होता है हमारे पास, दैट इज स्पीशीज containing unpaired odd इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी स्पीशीज जिसमें अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं बेटा। जैसे मान लो H फ्री रेडिकल, मान लो Cl फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, ठीक, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। जिसमें अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन होगा उसको फ्री रेडिकल बोलेंगे। तो बेटा, फ्री रेडिकल जो होते हैं दे आर बेसिकली, फ्री रेडिकल्स are the product of homolysis, are the product of homolysis। बेटा, फ्री रेडिकल होमोलिसिस का प्रोडक्ट होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होमोलिसिस? बेटा, होमोलिसिस का मतलब व्हेन शेयर्ड पेयर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब शेयर्ड पेयर इक्वली बट जाते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोलिसिस बोलते हैं। तो फ्री रेडिकल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ होमोलिसिस। जैसे बेटा देखो, क्लोरीन है, ठीक, और इसके ऊपर मान लो आपने लाइट डाल दी, ठीक है। अब जो शेयर्ड पेयर है यहां पर ये वाला, अगर ये इक्वली बट गया, दोनों क्लोरीन ने आपस में इक्वली बांट लिया, तो बेटे हमारे पास दो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएंगे। तो फ्री रेडिकल जो होते हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ होमोलिसिस। बड़ी बड़ी मस्त बात तुम्हें बताता हूं कि फ्री रेडिकल्स are formed in the presence of helper। free radical is formed in the presence of helper। free radical is formed in the presence of helper। ये हेल्पर क्या हुआ बेटा? हेल्पर का मतलब है हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, peroxides and radicals तो आज के बाद कभी भी कहीं पे भी हीट देखें, इलेक्ट्रिसिटी देखें, लाइट देखें, पेरोक्साइड देखें, रेडिकल देखें, तो बिल्कुल समझ लें कि रिएक्शन फ्री रेडिकल है। ये बिल्कुल पहचान है बेटा। इन द प्रेजेंस ऑफ हेल्पर ऑलवेज फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड। तो रिएक्शन फ्री रेडिकल वाला ही होगा। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल, ये पांच चीजें हमारे पास जो हैं जो फ्री रेडिकल देती हैं बेटा। तो फ्री रेडिकल आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हेल्पर, ठीक है। जब हम ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स की बात करेंगे, देखो बेटा, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स जो होते हैं हमारे पास, जैसे सी के ऊपर अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, ये ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल होता है बेटा। ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल की अगर शेप स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां कार्बन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और आप ये अच्छे जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है उसका बेटा शेप हमेशा इस तरह से करके ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा।
So this is unpaired odd electron present in unhybridized orbital, and the shape of this free radical is trigonal planar. ट्राइगोनल प्लेनर शेप जो है फ्री रेडिकल की वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है बेटा। ठीक है जी, क्लियर। ये बात बहुत जरूरी है जानना कि फ्री रेडिकल प्लेनर शेप के होते हैं, क्योंकि बेटा आगे जब स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन पढ़ी जाती है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये पता चल सके कि हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, या आप बोले जो हमारा इंटरमीडिएट है, वो प्लेनर है कि नहीं है। उसके हिसाब से हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। सो फ्री रेडिकल इज ऑलवेज प्लेनर। अब ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल को जब हम स्टेबिलिटी देने लगते हैं बेटा, देखो इसमें नंबर 1, इसमें बेंट बॉन्ड रेजोनेंस नहीं होगी। नंबर 2, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन कभी भी एरोमेटिसिटी नहीं देगा, तो इसमें एरोमेटिसिटी भी नहीं होगी। इसका मतलब जब हम इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं तो सबसे पहले हम रिजोनेंस देखते हैं, सबसे पहले रिजोनेंस देखा करते हैं। ठीक, स्टेबिलिटी देखते हुए रिजोनेंस देखेंगे। रिजोनेंस के बाद बेटे इसमें बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल फ्री नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, सीधे क्या आ जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है। और विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी। विड्रॉइंग ग्रुप्स डिक्रीजेस स्टेबिलिटी, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर ध्यान दो तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, ऊपर से विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो मुश्किल हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन सॉरी, यहां पे हमने गलत कर दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन पहले देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इज द मेजर इफेक्ट देन दैट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बच्चे, इसको कोई कहां जा रहा है, सारा ही हिल रहा है। तो पहले रिजोनेंस देखेंगे बेटा, रिजोनेंस के बाद हम दूसरी चीज इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे बेटे जी। हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के बाद फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट पे जाएंगे। इनमें इन 3 फैक्टर्स पे ही हम इनकी स्टेबिलिटीज को बता डालते हैं। जैसे मेरे बच्चों, अगर कल को मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास एक ये है, एक ये फ्री रेडिकल है, ठीक है जी, एक ये फ्री रेडिकल है, एक ये फ्री रेडिकल है, और एक ये फ्री रेडिकल है। नाउ अभी देखो, इसमें रिजोनेंस होगी तो पहला सबसे स्टेबल ड्यू टू रिजोनेंस। इस तीनों में इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा, तो बेटे फिर दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेबल होगा, दूसरे नंबर पे ऑटोमेटिकली ये ज्यादा स्टेबल हो गया, तो फिर सेकंड मोर स्टेबल। अब इन दोनों में देखेंगे, यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे इसका -I इफेक्ट रहेगा विच डेस्टेबलाइज दैट। तो हमारे पास बहुत सिंपल है, फ्री रेडिकल में ज्यादा चेष्टा, ज्यादा परेशानियां हमारे पास है ही नहीं है। सिंपल सी बात है, फ्री रेडिकल में सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले रिजोनेंस देख लो। अगर रिजोनेंस नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन देख लो। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर है, तो इंडक्टिव इफेक्ट पे आ जाओ। विड्रॉइंग ग्रुप लेस स्टेबल करेंगे। तो ये तरीका हमारे पास रहेगा फ्री रेडिकल का। तो फ्री रेडिकल में सिर्फ इतनी सी बातें हैं बेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिसमें ज्यादा रिजोनेंस उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसमें कम रिजोनेंस उसकी स्टेबिलिटी कम। यहाँ एरोमेटिसिटी तो पाई नहीं जानी है, ठीक है, और बेंट बॉन्ड रिजोनेंस है नहीं, तो यहां पे इफेक्ट के हिसाब से रिजोनेंस नंबर 1 पे, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन
देन इंडक्टिव इफेक्ट। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो करिएगा क्विकली। अब बेटे थोड़ा सा अपने ध्यान में रहना, अब मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं बेटा, ये बुक्स में नहीं मिलेगा पुत्र, पूरा का पूरा किसी भी किताब में नहीं। और इसके क्वेश्चंस बेटा पेपर्स में बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। अगला जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो है कार्बीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बीन्स। देखो बच्चे, आपने एक नाम सुना होगा कभी, रीमर टीमेन रिएक्शन, ठीक, या फिर कभी सुना होगा कार्बाइल अमीन रिएक्शन, है ना बेटा। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बाइल अमीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी तरह से रीमर टीमेन तो जान प्राण है पूरी ऑर्गेनिक की, ठीक। तो उन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बीन हुआ करता है। तो कार्बीन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट विच इज फॉर्म्ड इन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक। और कार्बीन होता क्या है, प्लीज यहां ध्यान देना, क्योंकि मैंने बोला ये जो मैं पढ़ाऊंगा ये बुक्स में नहीं होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कार्बीन क्या होता है? न्यूट्रल कार्बन, न्यूट्रल कार्बन हैविंग 6 electrons in the valence shell, वैलेंस शेल। बेटा न्यूट्रल कार्बन है जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन खास बात क्या है, 1 is a lone pair, 1 is a lone pair and 2 are bond pairs, एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक। कार्बीन्स न्यूट्रल कार्बन होते हैं जिसमें वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक लोन पेयर, 1 is a lone pair and 2 are bond pairs, so they are called as to be कार्बीन्स। तो कार्बीन न्यूट्रल कार्बन को बोलते हैं जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और उसमें से 1 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, तो इसलिए उनको कार्बीन्स कहा जाता है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कार्बीन, ठीक। अब ये कितनी तरह के होते हैं ये बताने के लिए पहले इसकी फॉर्मेशन समझनी बहुत जरूरी है। देखो हमने ये ऐसे बना दिया, देखो बेटा ऐसे बना दिया। अब देखो इस कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, so 6 electrons are there, out of which 1 is a lone pair and 2 are bond pairs, clear। तो ये कार्बन होता है। अब कार्बन कितनी तरह के होते हैं इसको पढ़ने के लिए बेटा मैं आपको बताऊंगा ये बनते कैसे हैं, उसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स, कार्बीन्स की फॉर्मेशन। देखो बेटा कार्बीन्स की फॉर्मेशन 2 तरीके से बेसिकली होती है, कार्बीन्स की फॉर्मेशन 2 तरीके से बेसिकली होती है। एक होती है जिसको बोलते हैं डबल होमोलिटिक फीजन, डबल होमोलिटिक फीजन, यानी 2 बार होमोलिटिक फीजन हुई, और या फिर हो सकता है डबल हेट्रोलिटिक फीजन, हेट्रोलिटिक फीजन, डबल हेट्रोलिटिक फीजन, या तो डबल होमोलिटिक फीजन और या तो डबल हेट्रोलिटिक फीजन। अब डबल होमोलिटिक फीजन क्या होती है और हेट्रोलिटिक फीजन क्या होती है, थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लो मेरे पास है CCl4, क्या है CCl4, ठीक। अभी क्या हुआ, इस पे लाइट गिरी या कुछ भी हुआ एंड इट चेंज्ड इनटू अ फ्री रेडिकल लाइक दिस, तो यहां पे होमोलिटिक फीजन हुई होगी, ठीक है ना, तभी तो हमारे पास ये फ्री रेडिकल बना। अभी एक और होमोलिटिक फीजन हो गई, एक क्लोरीन और बाहर आया और हमारे पास बन गया CCl2, ये डाई क्लोरोकार्बीन बना। क्या बना है?
डाइक्लोरोकार्बन कैसे मेरे बच्चों, फिर से देख लो, ये कार्बन था और इसमें 4 क्लोरीन लगे हुए थे, ठीक है। शुरुआत में इस पे हमने लाइट डाली, एक होमोलिटिक फ्यूजन किया, तो हमारे पास ऐसे करके एक होमोलिटिक फ्यूजन करने की वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है बेटे। अभी हमने लाइट तो डाली ही हुई है, और जब हमने इसमें लाइट डाली दूसरी होमोलिटिक फ्यूजन हुई और ये वाला Cl निकला, तो हमारे पास इस तरह से करके ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कार्बीन बन गए। ये 2 क्लोरीन वाला कार्बन डाइक्लोरोकार्बन। लेकिन खास बात देखिएगा, खास बात देखिएगा, यहां पे कार्बन का अगर मैं ऑर्बिटल देखूं, प्लीज ये बात बहुत ध्यान से समझनी है, कार्बन का ऑर्बिटल देखूं तो बेटा यहां पे जब इसने बॉन्ड बनाया होगा तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट तो आपको पता है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहां होते हैं और 2 आगे होते हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। तो यहां क्लोरीन ने बेटा एक बॉन्ड बना रखा है, यहां क्लोरीन ने दूसरा बॉन्ड बना रखा है, यहां क्लोरीन ने तीसरा बॉन्ड बना रखा है, यहां क्लोरीन ने चौथा बॉन्ड बना रखा है, ठीक है बच्चों। ठीक, अब पहले होमोलिसिस होती है, फर्स्ट होमोलिसिस हुई, ठीक, लाइट डली तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। जब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो अगला मेरे पास ऐसे बना होगा ना बेटा, देखो एक, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के, यहां क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड बना रखा है, यहां क्लोरीन का दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड बना रखा है, यहां क्लोरीन का तीसरा इलेक्ट्रॉन, और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बाहर चला गया है। क्लियर हो गया, पहली होमोलिसिस हो गई। अभी क्या हुआ कि मैंने इस पे दोबारा से लाइट डाली और दूसरा क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो हमारे पास अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, यहां पे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 2 3, ये बेटे देखो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बना रखा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बना रखा है, और यहां माइनस क्या हुआ है, क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से माइनस हो गया है। तो ये देखो अब 2 बॉन्ड पेयर आ गए, एक लोन पेयर। पर बात क्या है कि लोन पेयर जो है ना बेटे, ये 2 अलग अलग ऑर्बिटल, 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है बेटे। अगर मैं इसकी स्पिन की बात करूं, ठीक है, अब मैं इसकी स्पिन की बात करूं तो प्लस हाफ होगी, इसकी स्पिन क्या होगी, प्लस हाफ, और इसकी स्पिन भी क्या होगी, प्लस हाफ। बेटे एक स्पिन मल्टीपलसिटी का फॉर्मूला आता है 2s+1, 2s+1, वेयर s इज टोटल स्पिन। तो यहां पे टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी, प्लस हाफ, कितनी टोटल स्पिन 1 हो जाएगी। तो 2 × 1 + 1, तो यहां पे स्पिन मल्टीपलसिटी 3 हो गई। क्या हो गई, स्पिन मल्टीपलसिटी, स्पिन मल्टीपलसिटी, ये हमारे पास कितनी हो गई, 3 हो गई। इसलिए ये जो कार्बीन बना इसको बेटे हमने ट्रिपलेट कार्बीन का नाम दिया। क्या नाम दिया, ट्रिपलेट कार्बीन का नाम दिया। सो ट्रिपलेट कार्बीन इज फॉर्म्ड बाय 2 homolytic fusions. ट्रिपलेट कार्बीन इज फॉर्म्ड बाय 2 homolytic fusions. बोलो बेटे यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, यस और नो क्विकली लिखना। ओके, अब ट्रिपलेट क्यों बोला, क्योंकि यहां स्पिन मल्टीपलसिटी 3 थी। अब अगली बात करते हैं। देखो बच्चे जब हम अगली बात की डिस्कशन करेंगे, ये मैंने इसको 2 पार्ट में बांट देना है, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो है डबल हेटेरोलिटिक फ्यूजन कैसे होती है। जैसे मान लो एक क्लोरोफॉर्म है,
CH Cl Cl Cl, है ना बच्चों। अब हमें ये अच्छे से मालूम है बेटा कि Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, तो कार्बन अपना सारा गुस्सा किस पे उतारेगा? कार्बन अपना सारा गुस्सा हाइड्रोजन पे उतारेगा। हाइड्रोजन बेचारा अत्यंत पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चे। अब इसके पास से अगर कोई बेस को निकाल दिया जाए, OH नेगेटिव को, ठीक है जी, तो हुआ क्या, ये इस H पॉजिटिव को निकालेगा और माइनस हो जाएगा यहां से वाटर, लेकिन H पॉजिटिव निकला है, इस वजह से अब मेरे पास बनेगा Cl 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 और यहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। नो क्लोरीन एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो क्लोरीन क्या करेगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला जाएगा और हमारे पास क्या होगा, यहां से यहां माइनस हुआ Cl नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज इसके साथ चला गया तो हमारे पास इस तरह का कार्बीन बन गया। ठीक, यहां पे दो हेट्रोलिटिक फिजन हुई है बेटा। यहां पे क्या हुई है, दो हेट्रोलिटिक फिजन हुई है, जो आपको दिख रही होंगी कि दो हेट्रोलिटिक फिजन्स कहां पे हुई हैं, तो इजीली समझ में आता होगा। अब इसको जरा ऑर्बिटल डायग्राम से देखते हैं। अब ये कार्बन का अगर हमारे पास डायग्राम ऐसा था कि ये यहां पे था और यहां पे इसका p ऑर्बिटल थे बेटे, यहां 1 2 3 4, ठीक है बेटे। अब यहां पे एक बॉन्ड मान लो क्लोरीन ने बना रखा है, यहां एक बॉन्ड क्लोरीन ने बना रखा है, यहां एक बॉन्ड क्लोरीन ने बना रखा है और यहां वाला बॉन्ड हाइड्रोजन ने बना रखा है। अब पहले जब आपने इसमें बेस डाला होगा OH नेगेटिव, तो उसने H पॉजिटिव निकाला। H पॉजिटिव निकालने का मतलब है कि हेट्रोलिटिक फिजन हुई, H अपने इलेक्ट्रॉन दे के चला गया, तो उसकी वजह से हमारा जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास यहाँ पे 1 2 रादर 1 2 3 और यहां पे पूरा लोन पेयर रह जाएगा। ठीक, और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। अब दूसरी हेट्रोलिटिक फिजन जब हुई, यानी Cl नेगेटिव जब निकला, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अभी जब इलेक्ट्रॉन लेके चला गया बेटे हमारे पास, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे रह गई। ध्यान दे दीजिएगा प्लीज। ठीक, यहां पे 1 2, यहां का इलेक्ट्रॉन तो चला गया, क्लोरीन लेके चला गया और यहां ये रह गया। ठीक है जी। अब एक क्लोरीन ये लगा रह गया, एक क्लोरीन ये लगा रह गया, एक ऑर्बिटल खाली रह गया और इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ गए। अब इसकी टोटल स्पिन देखें जरा, अब इसकी टोटल स्पिन देखें तो +½ और दूसरे की -½ तो टोटल स्पिन कितनी हो गई, S टोटल +½ -½ कितनी, 0। इसलिए 2 into S plus 1 यानी 2 into 0 plus 1 giving us 1. So this is called as singlet carbene. इसको सिंगलेट कार्बिन बोलते हैं क्योंकि इसकी स्पिन मल्टीपलिसिटी 1 होती है और सिंगलेट कार्बिन के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन के दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं। तो एक बात जो बहुत जोर से समझनी है, ठीक, वो क्या समझनी है, वो बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझ कि जो हमारा ट्रिपलेट कार्बिन है वो डबल होमोलिटिक फिजन से बनता है और जो सिंगलेट कार्बिन है वो डबल हेट्रोलिटिक फिजन से बनता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर ट्रिपलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं और सिंगलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं।
बोलो मेरे बच्चों, ये दोनों बातें प्यार से क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? सो ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन ये दो तरह के हमारे को दिखाई दिए, सिंगलेट या ट्रिपलेट। ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन ये दो तरह के हमारे को दिखाई दिए, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ऐसे दो तरह के हमारे को ये कार्बन दिखाई दिए हैं, ठीक है। सिंगलेट दिखाई दिया है, ट्रिपलेट दिखाई दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब ये तो क्लियर हो गया कि कार्बन दो तरह के उसके, सिंगलेट ट्रिपलेट, लेकिन लोग इतना ही पढ़ाते बेटा, रश्मि सर नहीं पढ़ाते इतना ना। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बीन, टाइप्स ऑफ कार्बीन। देखो बेटे, सिंगलेट ट्रिपलेट से पहले कार्बीन के टाइप उसकी हाइब्रिडाइजेशन पे देखे जाते हैं, ठीक। जो हमारे पास कार्बीन होते हैं ये दो तरह के होते हैं बेटा, या तो sp हाइब्रिडाइज्ड, या तो sp हाइब्रिडाइज्ड, और या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड और या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है जी। बेटा sp हाइब्रिडाइज्ड में सिर्फ सिंगलेट पाया जाता है, ओनली सिंगलेट इज फाउंड, ठीक। और ऑब्वियसली sp की शेप कैसी होगी बेटे, ऑब्वियस सी बात है कि sp की शेप की बात करोगे तो sp में लीनियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये लीनियर स्ट्रक्चर। और हमने सिंगलेट नहीं, यहां ट्रिपलेट पाया जाएगा। जो sp है उसमें सिर्फ ट्रिपलेट पाया जाएगा, सिंगलेट नहीं पाया जाएगा। sp में सिर्फ ट्रिपलेट पाया जाएगा। तो देखो बेटे कैसे, यहां पर ये इसका एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये इसका दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो जो लोन पेयर था आपका, एक यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है जी। तो इसको बोला ट्रिपलेट। तो बेटे जी बात ये है कि sp में सिर्फ ट्रिपलेट पाया जाता है, सिंगलेट नहीं पाया जाता है। क्लियर, समझ में आया? इसको हम ऐसे लिख देते हैं sp, और दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में लिख देते हैं बेटा, ठीक। इसका मतलब होता है कि दोनों की स्पिन एक ही साइड को है, तो ऑब्वियसली ट्रिपलेट को शो करता है। जबकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड आगे दोनों तरह के पाए जाते हैं, ठीक। sp2 में हमारे पास सिंगलेट भी होता है बेटे जी, और sp2 में हमारे पास ट्रिपलेट भी होता है बच्चों, ठीक है जी। सिंगलेट की बात करें sp2 में, प्लीज इधर ध्यान देना, मेरे पास इस तरह से करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। दिस इज एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक। अब बेटे देखो यहां पे सिंगलेट बन गया, ठीक। तो इसको ऐसे लिख देते हैं sp, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, दिस शोज sp सिंगलेट अगर पेयरिंग होगी तो। वहीं पर अगर sp ट्रिपलेट की बात करें, तो sp2 ट्रिपलेट की बात करें, तो हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो तो हाइब्रिडाइज्ड में है, और एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड में है। सो दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, डेफिनेटली उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी स्पिन मल्टीपलिसिटी 3 होगी, तो ये sp2 ट्रिपलेट। तो मेरे पुत्र सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि हमारे पास तीन तरह के कार्बन होते हैं, sp ट्रिपलेट, sp2 ट्रिपलेट, sp2 सिंगलेट। जो sp हाइब्रिडाइज होगा उसकी शेप लीनियर हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, और इन दोनों की शेप जो होगी वो बेंट हो जाएगी, ये भी क्लियर है। तो बेटा बोलो टाइप समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं? यू गॉट द टाइप्स और नॉट? जल्दी जल्दी लिखने का बेटा, ठीक।
अब हम इसमें ना स्टेबिलिटी की बात करेंगे पहले, ठीक, पहले स्टेबिलिटी की बात करेंगे। देखो बच्चे, एक बात तो क्लियर है कि हमारे पास ट्रिपलेट विल बी मोर स्टेबल देन सिंगलेट, ये तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि सिंगलेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही ऑर्बिटल में होंगे, तो यहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, ठीक है जी। और जबकि अगर मैं इसमें बात करूंगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, रिपल्शन नहीं है। तो ये बात क्लियर है कि ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल। अब इन दोनों में देखा जाए तो एक तो इसका एस करेक्टर ज्यादा, ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स में दूरी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एसपी ट्रिपलेट। एसपी ट्रिपलेट, जिसको मैंने ऐसे लिखा एसपी, दो एरो सीधे सीधे, उसके बाद sp2 ट्रिपलेट, ठीक है जी, sp2 ट्रिपलेट, और सबसे कम स्टेबल होगा sp2 सिंगलेट। और इसकी स्टेबिलिटी के बहुत सारे रीजन दिए जा सकते हैं। पहला तो मैंने इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बताया। दूसरी बात बेटा, होम्स रूल होता था ना हमारे पास, होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी। क्या कहता था होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी? कहता था कि भैया हमारे पास ज्यादा से ज्यादा स्पिन मल्टीपल्सिटी होनी चाहिए, तो ट्रिपलेट की स्पिन मल्टीपल्सिटी ज्यादा है, इस वजह से बेटा ट्रिपलेट जो है वो ज्यादा स्टेबल है सिंगलेट से। और एस करेक्टर ज्यादा होने से स्टेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्टेबिलिटी में ट्रिपलेट ज्यादा, एसपी ट्रिपलेट ज्यादा, फिर sp2 ट्रिपलेट और sp2 सिंगलेट सबसे कम स्टेबल। बोलो स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आया? जल्दी जल्दी बेटा, क्विकली, वेरी गुड। ओके बहल साहब, समझ में आ रहा है यार, क्योंकि आपका कोई आंसर नहीं आया अभी तक। ओके, अब देखो बेटा, हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं। अब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसा पढ़ाते हैं, लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव, या मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव। वो गधे वाले टीचर होते। कैसे? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑल टुगेदर एक अनदर इशू है, रिएक्टिविटी ऑल टुगेदर एक अनदर इशू है। बेटा यहां अगर मैं रिएक्टिविटी देखना चाहता हूं तो एक बात देखो, मुझे इसको रिएक्ट करवाना है, तो मैं एक ना प्रॉब्लम आपका शेयर कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में एक प्रॉब्लम चल रही है, ठीक, मेरे जानने वाले एक लड़का लड़की है, उनको आपस में शादी करनी है, मुझे उनकी शादी करवानी है। तो प्रॉब्लम पता क्या है? वो दोनों विवाहित हैं ऑलरेडी, लड़का किसी और के साथ, लड़की किसी और के साथ। अब मुझे क्या करना है? पहले उनका डिवोर्स करवाना पड़ेगा, और डिवोर्स करवाने के बाद फिर उनकी शादी करवानी पड़ेगी। एनर्जी की खपत ज्यादा है ना भाई। इससे अच्छा एक पेयर ऐसा मेरे पास होता है, एक लड़का एक लड़की है ना जी, जो जो अविवाहित होते, अनपेड होते, तो फटाफट से सिर्फ पेयर ही करना था यार, है ना। पंडित जी को बुला के दो मंत्र ही फुकवाने थे ना भाई। अगर ऑलरेडी वो विवाहित है तो पहले तो भैया जज के पास जाएंगे अपन, है ना, केस लड़ेंगे, उनको अलग अलग करेंगे, फिर जाके जोड़ेंगे ना। पंडित जी की बारी तो बहुत बाद में आएगी। तो वैसा ही कुछ यहां पे है कि अगर मेरे को इसको रिएक्ट करवाना है, सिंगलेट को, तो बेटा या तो आपको इन दो इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करना पड़ेगा, अनपेयर करना पड़ेगा, एनर्जी लगेगी यार, फिर उसके बाद पेयरिंग होगी। और दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर चलो अनपेयर नहीं करना, इसमें डालने इलेक्ट्रॉन, तो ऑल टुगेदर एक नए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालने जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड की एनर्जी ज्यादा है। तो सिंगलेट को रिएक्ट करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। ट्रिपलेट में क्या है? अरे सीधे जाके पेयरिंग ही तो करनी है, शादी तो करनी है, कर ले ही है ये, सिर्फ मंत्र मंत्र फूकने दो, स्वाहा, और शादी खत्म। समझ में? खत्म नहीं मतलब हो गई, है ना। तो समझ गए ना। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ज्यादा होने वाली है। तो बेटा ये तो क्लियर ही है कि भैया हमारे पास ट्रिपलेट की रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि सिंगलेट में हमें इलेक्ट्रॉन को पहले अनपेयर करना पड़ेगा, और यहां फिर इलेक्ट्रॉन को ऑल टुगेदर एक नए ऑर्बिटल में डालना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली हाइब्रिडाइज्ड ही नहीं है। क्लियर है ना बेटा? किंतु
अगर दो ट्रिपलेट है sp और sp2, तो बेटा sp वालों का s करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा सीटियां मारते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा आसानी से पेयर करेंगे, है ना। मोर एस करेक्टर मोर सुंदर, मोर अट्रैक्शन मोर इजीली शादी, मोर इजीली रिएक्टिविटी, है ना भाई। तो ऐसे याद रखना, ज्यादा एस मतलब ज्यादा सुंदर मतलब ज्यादा रिएक्टिव। तो कहने का मतलब यहां स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेम ही आ गया, ठीक है जी। ये नहीं होता कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का ऑर्डर अलग अलग होता है, यहां स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेम भी हो सकता है, क्योंकि रिएक्टिविटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू एंड स्टेबिलिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू, ठीक। तो यहां पर अगर हम बात करें तो भैया स्टेबिलिटी भी वही, रिएक्टिविटी भी वही। लेकिन पुत्र एक बात और क्लियर करते हैं, ये तो चलो कई लोग बता देंगे, पढ़ा देंगे, है ना, हम कुछ और भी बातें करेंगे इस पे। अगर मान लो, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है प्लीज, अगर मान लो मेरे पास CH2, इसको बोलेंगे मिथाइलिन कार्बीन, दूसरा है CF2 डाइफ्लोरोकार्बीन, CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, CBr2 डाइब्रोमोकार्बीन। बेटा डाइआइडो कार्बन नहीं होता बच्चे, दो आयोडीन एक कार्बन पे स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक। अब इनमें स्टेबिलिटी पूछी है, हमें नहीं बताया जी ट्रिपलेट है, हमें नहीं बताया जी सिंगलेट है, हमें तो इसमें स्टेबिलिटी पूछी है। तो बेटा जितना बड़ा कोई ग्रुप होगा ना, लार्जर इज द ग्रुप, मोर विल बी द रिपल्शंस एंड लेसर विल बी द स्टेबिलिटी। तो यहां पे ग्रुप का साइज जितना बड़ा, स्टेबिलिटी उतनी कम, यानी बल्क is inversely proportional to stability here. Bulk is inversely proportional to stability here. Methionine is more stable than CF2, which is more stable than CCl2, which is more stable than CBr2. बेटे बोलो समझ में आया ना। ओके, पर अगली कहानी अभी खत्म तो हो ही नहीं सकता। अगली कहानी ये है कि बेटा अभी सर ने एक बात बोली, हर टीचर बोल देता है कि ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल, पर मजे की बात बताऊं, इन CCl2 and CBr2 singlet is more stable than triplet. Singlet is more stable than triplet. मजे आ गए, उल्टा हो गया मेरे दोस्त। क्यों? देखो मैं ऐसा करता हूं, यहां पे क्लोरीन लगा देता हूं और इसका ट्रिपलेट भी बना मरता हूं, ठीक, और इसका सिंगलेट भी बना मरता हूं। sp तो चलो है ही है, वो sp वाला तो ज्यादा स्टेबल होगा ही, उसके आगे की कहानी है, ठीक। अब इसमें हमारे पास ये सिंगलेट है और हर क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर तो होते ही हैं। अब देखो यहां पे लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन के पास आ गए ना बेटा, ठीक, और इसमें रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी। यहां लोन पेयर इस कार्बन से काफी दूर है, रिपल्शन कम होगी, यानी यहां इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज्यादा है, ठीक। तो जब बड़े ग्रुप होते लाइक क्लोरीन, ये सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन की बात की, फ्लोरीन हाइड्रोजन की नहीं, जो पहले वाला ऑर्डर था ना वो मिथाइलिन या फ्लोरीन के लिए था। इनके लिए पहले दो के लिए ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट, अगले दो के लिए सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। तो जनरली ये एग्जिस्ट ही सिंगलेट फॉर्म में करते हैं, ये ट्रिपलेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, जनरली दे आर एग्जिस्टिंग इन व्हाट यू कैन से सिंगलेट फॉर्म्स। बोलो बेटे बात समझ में आई? तो ये पिटफॉल भूलोगे तो नहीं, दिस इज अ बिग पिटफॉल।
सिर्फ आकाश को ही समझ में आया? ओके, अब देखो बेटे अगली बात, कार्बिन का नेचर। आदित्य परेशान नहीं होने का, ठीक, मैं पूछता हूं बार बार ना, तो फिर वो ऐसा परेशान नहीं होने का है ना, क्योंकि देखो बेटा हम दूर दूर बैठे हैं, तो बेसिकली क्या है, एक ही कनेक्शन हमारे बीच में, यस नो, ठीक। अगर वो नहीं होगा तो मेरे को बेटा बार बार पूछना तो इसलिए पड़ता है ना, कि कोई चीज भूख रह ना जाए, किसी बच्चे का कमजोर ना रह जाए। ठीक है बच्चे, तुम्हें मैंने पूरे मार्क्स दिलवाने हैं, ठीक। अभी मैं पिछला पेपर देख रहा था बेटे, चलो, अटैकिंग रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक। बेटे इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, ठीक। बेटा इससे पहले कुछ समय के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था, ठीक, तो मैं थोड़ा सा मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हम कर चुके हैं। आई थिंक सो, कार्बीन से आगे चलते हैं हम, ठीक। कार्बीन हमने पढ़ लिया, ठीक, सब कुछ पढ़ लिया। कार्बीन के बाद हमारे पास थे नाइट्रीन्स। नाइट्रीन को एजोकार्बीन बोलते हैं, न्यूट्रल नाइट्रोजन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, आउट ऑफ विच 2 आर लोन पेयर्स एंड 1 इज अ बॉन्ड पेयर। इसमें 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर था बेटे। इसकी स्टेबिलिटीज एंड रिएक्टिविटी बिल्कुल सेम एज कार्बीन की तरह होती है, ठीक है। तो sp ट्रिपलेट सबसे ज्यादा, sp2 ट्रिपलेट उससे कम और sp2 सिंगलेट सबसे कम। नाइट्रीन हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन का इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा बेंजाइन। बेंजाइन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है SNAR रिएक्शन का। इसका SNAR रिएक्शन का, इसमें बेंजाइन ऐसा होता है बेटा, दिस इज द ओनली स्पीशीज इन विच हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड। एक्चुअली ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बट क्योंकि हम चार्ज की सेपरेशन वाली चीज को स्टेबल नहीं मानते हैं, इस वजह से बेटे हम लोग इसको ऐसे शो करते हैं। क्लियर? और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्शन अटैकिंग रिएजेंट्स। अटैकिंग रिएजेंट 4 तरह के मैंने तुम्हें समझाए, एक फ्री रेडिकल, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल्स, तीसरे न्यूक्लियोफाइल, तीसरे चौथे एनबी फाइल्स को लोग जबरदस्ती पढ़ा देते हैं। तो हमारी कहानी शुरू हो रही थी इलेक्ट्रोफाइल से। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है जी, जो इलेक्ट्रॉन लेती हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, ठीक, दे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं बच्चों, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है जी। अब इसमें बेटे हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली सबसे पहली तरह के होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज which can, positively charged species which can accept a pair of electrons, a pair of electrons, positively charged species which can accept a pair of electrons like H positive, like Cl positive, like CH3 positive, etc etc। पर बच्चों, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती ना, हर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो। हर चमकती चीज सोना नहीं है,
हर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती। जैसे बेटे अगर मैं Na1 पॉजिटिव बोलूं, ये पॉजिटिव तो है बट इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? अगर ये पेयर ले लेगा तो Na1 नेगेटिव बन जाएगा। क्या मेटल कभी नेगेटिव होते हैं? नहीं होते ना, तो पेयर लेगा ही नहीं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है नहीं, पेयर की बात चल रही है। इसी तरह से अगर आप बोलते हैं NH4 1 पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव तो है पर इलेक्ट्रॉन कहां लेगा? नाइट्रोजन में ऑर्बिटल ही खाली नहीं है, सो दिस इज पॉजिटिव येट नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो कहने का मतलब सारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती बेटे, सिर्फ वही होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकती हैं, सिर्फ वही हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है। ठीक, दूसरी होते हैं सेकंड वन न्यूट्रल, न्यूट्रल बट हाइपोवैलेंट, न्यूट्रल बट हाइपोवैलेंट, न्यूट्रल स्पीशीज बट इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑप्टिक, हाइपो लेस वैलेंट। तो न्यूट्रल बट हाइपोवैलेंट स्पीशीज, न्यूट्रल है बट हाइपोवैलेंट है। ठीक, तो जैसे कि BCl3 हो गया, जैसे कि AlCl3 हो गया, जैसे कि FeCl3 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, न्यूट्रल बट हाइपोवैलेंट, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तीसरे स्पीशीज, स्पीशीज इन which two different elements, in which two different elements are joined by multiple bonds. Species in which two different elements are joined by multiple bonds. ठीक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें होता यूं है क्योंकि कार्बन के ऊपर यहां पॉजिटिव चार्ज होगा और पाई बॉन्ड से यहां स्ट्रॉन्गर कौन से होते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पाई बॉन्ड को तोड़ देता है, सिग्मा बना देता है भाई, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। ठीक, पर जैसे कि अक्सर की तरह हर चमकती चीज सोना नहीं होती ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि होता तो यही कि दो डिफरेंट एलिमेंट में मल्टीपल बॉन्ड हो बट वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं। कैसे? एग्जाम्पल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप देखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन में ऐसे करके बॉन्ड बनाते हैं अपन, पर काके यहां पे लोन पेयर होते हैं ना यार, क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं ना। ऐसी NO, अभी N और O में ये तो है बट अगेन नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक, ऐसे ही CN नेगेटिव को कल को बोल देगा तो भैया C लोन पेयर है नेगेटिव, तो बेटा हमें कैसे पता चलेगा सर? सिंपल बात है, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे लोन पेयर आ गया तो चाहे मल्टीपल बॉन्ड हो बेटा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे लोन पेयर आ गया तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी बोलिए। ओके, तो ये तीसरी तरह की स्पीशीज थी और ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, नहीं है, नहीं। ठीक, जिसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर लोन पेयर हो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते। अगली बात, चौथी, स्पीशीज in which central atom contains vacant d orbitals and having oxidation state more than
equal to or more than, equal to or more than 4. For example, अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो बेटे जैसे P हम बात कर सकते हैं यहां पे SbF5 की, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। वेकेंट डी ऑर्बिटल है एंटीमनी में और ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है भाई इसमें, ठीक। इसी तरह से बात कर सकते हो PCl5, बट PCl3 नहीं होता क्योंकि PCl में P के ऊपर लोन पेयर होगा, वो नहीं इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है बच्चे। तो ऐसे वेकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से या +4 के बराबर या उससे ज्यादा हो तो ज्यादा आसानी से वर्क करेगा। अब ये 4 तरह के इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसमें अगर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात की जाए, ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात की जाए तो फर्स्ट टाइप इज स्ट्रॉन्गर देन सेकंड, विच इज स्ट्रॉन्गर देन थर्ड, विच इज स्ट्रॉन्गर देन फोर्थ। फर्स्ट टाइप इज स्ट्रॉन्गर देन सेकंड, विच इज स्ट्रॉन्गर देन थर्ड, विच इज स्ट्रॉन्गर देन फोर्थ। लेकिन अगर सेम में देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ टाइप इज सेम, इफ टाइप is same, then more is electronegativity, then more is electronegativity. Just a second. Negativity, stronger is electrophile, stronger is electrophile, यानी जैसे कि F पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, अब ये सारे एक ही तरह के हैं ना भाई, दे ऑल आर ऑफ सिमिलर टाइप, तो सिमिलर टाइप है तो मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेना। तो फ्लोराइड इज अ बेटर इलेक्ट्रोफाइल देन क्लोराइड, which is better than that of bromide, which is better than that of iodine, ठीक है बेटा। एक तरह से देखा जाए तो ये सारे के सारे हमारे पास थे क्या, ये सारे के सारे बेटा हमारे पास एक्चुअली लुईस एसिड थे, ये सारे के सारे क्या थे, लुईस एसिड्स थे, दे ऑल आर लुईस एसिड्स। तो जितने भी लुईस एसिड्स होते हैं दे ऑल वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल, जितने भी दुनिया में लुईस एसिड होते हैं दे ऑल वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल्स। बोलो बच्चे फटाफट से, एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है, अब चलते हैं बेटे लास्ट तरह का इंटरमीडिएट, लास्ट तरह का हमारे पास यू कैन से अटैकिंग रीजन, न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक, क्योंकि उसके साथ मेरे को न्यूक्लियोफिलिसिटी साथ में लेके चलना, और न्यूक्लियोफिलिसिटी में काफी टाइम लग जाता है समझने में, ठीक। और क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है, आगे जब तुम एसिड रिएक्शन करोगे तो बिना न्यूक्लियोफिलिसिटी के कुछ नहीं होने का, ठीक। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसलिए ये नेक्स्ट पारी हम इसको करेंगे। हमारा जीओसी कंप्लीट है, मतलब ये आधा घंटा और लगा लो तो जीओसी कंप्लीट हो जाएगा। सो वी हैव डन जीओसी